Namaste and welcome back to my channel. The name is Lovely Healer Saisha's channel. मैं रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी जगह दिखाती रहती हूँ आपको जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर में होती है, जहाँ पे मैं खुद कंफर्टेबल फील कर सकूँ और आपको भी एक एनवायरनमेंट में लेके जा सकूँ जहाँ पे बर्ड्स चर्प करते हैं, जहाँ पे मैं आपको एक अच्छी खुली हवा में एक नई रिफ़्रेशमेंट के साथ एक नई विडियोस आपके साथ शेयर करूँ। विंटर्स का सीज़न है, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, और बाहर सनशाइन होती है तो फिर हम धूप लेते हैं एंड देन विंटर्स को फुल ऑन एंजॉय करते हैं. So yes, this is all going nowadays, and especially for those who are living in north part of India. तो राहु एक ऐसा प्लानट है जो कि बहुत ही सडन होता है, सडनली आपकी लाइफ में आता है. एंड स्पेशली अगर राहु किसी के चार्ट में 9th हाउस में हो, 8th में हो, और जिससे किसी की राहु की मदद चली हो, तो उनकी लाइफ में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर का देखना हो भाव, या किसी का कोई अकल्ट साइंस में ज़्यादा एक इंटरेस्ट देखना हो, कब जागता है, जैसे किसी का रिसर्च फील्ड में जब जागना होता है, तो एक राहु की दशा या महादशा या प्रत्यंतर दशा होनी बहुत आवश्यक है, बिकॉज उसके बाद ही वहीं से एक रिसर्च फील्ड उनकी लाइफ में शुरू हो जाती है. एक राहु का बहुत बड़ा मेन रोल है, जुपिटर का बहुत बड़ा मेन रोल है. ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको, एंड वेनस ऑल्सो, सो ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको लाइफ में मिस्टिक ऑकल्ट साइंसेस और एस्ट्रोलॉजी जितनी भी अलग अलग एक वेरिएशंस हैं, अलग अलग लाइफ के एक पार्ट हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो वहाँ पे लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है. लेकिन इट डिपेंड्स आपको इंटरेस्ट कितना है, लेकिन वो बिट पता चल जाता है, बिकॉज अगर आपकी कुंडली में वो प्लेसमेंट है, सो इट्स डेफिनेट कि आपकी लाइफ में भी वो चेंजेस आएंगे और आप उसमें इंटरेस्ट भी लोगे. इंट्यूशन पावर, कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक मात्रा में मैं देखती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती हैं. आज बात करते हैं राहु के बारे में. तो राहु जैसे हमारी पूरी कुंडली में किस भावों में होता है, तो हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन सब ने ये चीज़ बनाई हुई है, तो मैं ज़्यादा इसको चर्चा में नहीं लाना चाहती थी, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ करेक्ट, इट्स राइट, और वही चीज़ फिर मैं वहीं पे रिपीट करूँगी. लेकिन जितना मैंने जहाँ पे देखा है, तो मैं उस हाउस को ज़्यादा एनलाइटन करूँगी, क्योंकि उस पोजीशन में मैं देख पाऊँगी कि जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मुझे बेस्ट पोजीशन में दिखी है. तो मैं हर हाउस को डिस्कस ना करते हुए, उसको डिस्कस थोड़ा सा करते हुए भी, लेकिन मैं उन हाउसेस को ज़्यादा एनलाइटन करूँगी जहाँ पे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और जहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. राहु का अलग अलग हाउसेस में जो रोल है वो कैसा होने वाला है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं राहु की फर्स्ट हाउस में, तो इट डिपेंड्स कि जो राहु है, जो उसकी पोजीशन है, वो कौन से हाउस से ज़्यादा किस नंबर पे बैठी है. अगर सपोज करो एरीज लगन का चार्ट है, हाँ हमेशा एरीज लगन की बात करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच लाइक कि हम एरीज की बात क्यों करते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली है नंबर 1, दूसरा एरीज नंबर 1 है. एरीज में जब भी कोई कुंडली को, या फिर सपोज करो कोई एग्जाम्पल देना हो, तो उसमें देना बहुत ईजी हो जाता है हर एक के लिए. सो डेफिनेटली एरीज को सबसे पहले हम यूज़ करेंगे. बट चलिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस है और एरीज का नाम नहीं लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि फर्स्ट इज़ फर्स्ट. सो चलिए, अगर एरीज राशि में ही अगर राहु बैठा है, तो सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में हमें मिलती है कि अगर एरीज राशि का जो स्वामी है, यानी कि हमारे मंगल देव, जो हमारा लॉर्ड है उसके हाउस का, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. अगर उसकी प्लेसमेंट 7th हाउस के बाद के 12 हाउसेस में हो, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हो, तब उसकी जो तरक्की है वो एक टाइम के बाद होगी, यानी कि आफ्टर 30s या आफ्टर 29 या 28 के बाद, जो मेचोरिटी का एक प्लानट है, तो उसके बाद उसकी जो लाइफ में एक जो करियर में, या ये कहते हैं कि उसकी जो एक लाइफ होती है जहाँ पे वो खुद से एक सेटिस्फैक्शन लेवल फील करना शुरू कर देता है कि यस, मेरे पास जो भी है लाइफ में वो बेस्ट है, एंड वो चीज़ जो वो प्राप्त करना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसको अचीव करने में उसको हर्डल्स उतने ही आएंगे. वो कहते हैं ना कि बहुत दुख होने के बाद जब सुख का एहसास होता है तो वैल्यू समझ में आ जाती है. तो यस, यही होता है उन्हीं के साथ जिनके हाउस प्लेसमेंट्स, स्पेशली अगर लगन लॉर्ड 7th से लेकर 12th में बैठे हों, और अगर 10th 11th 12th में चले जाएँ, तो 12th में जाना इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट अगर 10th 11th अगर इन हाउसेस में जाए, तो दैट इज़ लिटल लाइक अ पोजीशन. या 8th में भी
कि यस, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए, अगर राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, यानी कि एरीज राशि में ही बैठ जाए, तो किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। तो जब भी हमारा जो राहु देव हैं अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देख लीजिए। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7 से पीछे है, यानी 1 से लेकर 6 हाउसेस में है, तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से इजी हो जाएंगे लेना। लेकिन अगर राहु वहाँ पे है, तो राहु की जो मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो उसकी सबसे पहले एक पर्सनैलिटी बहुत ही चतुर हो जाती है, इंटेलेक्चुअल स्वभाव की हो जाती है। सडनली वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जब राहु जिस स्थान पे बैठता है, ठीक है, तो उस स्थान के जितने भी दृष्टियाँ होती हैं उनको भी अपना लेता है। जैसे अगर फर्स्ट में है तो मंगल में बैठा है, तो उसकी 3 दृष्टियाँ वैसी ही हैं, तो उसी दृष्टि के अकॉर्डिंग फिर वो 4, 7 और 8 के परिणाम देगा। एंड आई डेफिनेटली सी दैट, जहाँ तक मेरी एक वे है, जहाँ तक मेरा एक रिसर्च है, कि राहु जिस भी हाउस में बैठता है, जिस नंबर के साथ बैठता है, तो उसी तरीके की दृष्टि की फल देता है। इट्स नॉट लाइक कि 3 ही देगा या उससे कम देगा, नो, उतना ही देगा जितनी उस हाउस में बैठा हुआ है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी एंड माई रिसर्च एंड वट आई फील ऑल्सो, जहाँ मुझे लगता है। सो राहु फर्स्ट हाउस में जब बैठता है तो इंसान को थोड़ा सा बोल्ड बना देता है। थोड़ा सा, अगर मैं देखूं, हर एक का तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का थोड़ी बॉल्ड पर्सनैलिटी, यानी कि थोड़ा गंजापन थोड़ा सा बालों का दे देता है। ओके, देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि उसके सफ़ेद बाल अगर जल्दी आ जाएं, मतलब बालों से जुड़ा कुछ ना कुछ उसको समस्या आएगा। दूसरा, उसकी पर्सनैलिटी होगी थोड़ी सी वीक टाइप की। उसको थोड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर साफ़ सफाई अगर उसके पेरेंट्स उसको बचपन से अगर सिखा दें तो वो बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ, तो ये जो शख्स है ये थोड़ा सा अपने आप को क्लीनलीनेस से थोड़ा दूर रखेगा। ओके, एंड अगर इनकी शादी की बात करूँ, तो अगर जितना लेट करें उतना बेस्ट है, क्योंकि राहु अपनी ही मेजॉरिटी साइन में ही एक अच्छे परिणाम देने में हेल्प करता है। जबकि राहु इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन जो एक मनमौजी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर फर्स्ट नंबर में है एरीज, तो डेफिनेटली एक फेयर्सली एक फाइटर जोन में है, जहाँ पे वो हर एक फाइटिंग एबिलिटीज़ के साथ परफॉर्म करता है। अब राहु जिस भी हाउस में बैठता है तो उसके गुण ले लेता है। उसके गुण का मतलब है कि जिस तरीके से जो राहु है अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उसका लैंड जो उसका मालिक हुआ वो हुआ हमारा मंगल देव। ठीक है, तो मंगल देव जहाँ पे बैठे होंगे तो उस हाउस को तो ओपन करेंगे। लेकिन अगर राहु की बात करें, तो वो 3 हाउसेस, यानी कि एक दृष्टियों को, और दूसरा आपकी आ जाती हैं कि मंगल के जो घर हैं उनको भी थोड़ा बहुत ओपन कर देता है। ओके, सो फर्स्ट हाउस में बैठने का फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि 4th हाउस में पहली होगी, देन 7th यानी सामने वाले घर में होगी, एंड देन 8th हाउस में होगी। सो यहाँ पे एक अच्छी कमाऊ बीवी भी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको उनको चलाना चाहिए। बिकॉज इट्स लाइक समटाइम्स क्या होता है ना, कि जैसे राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है, तो मोस्टली उनकी जो वाइफ्स होती हैं या उनके हस्बैंड्स होते हैं, तो उनका जो ब्रेन होता है वो ब्रेन से कम काम लेते हैं, इमोशनल वाइज दिल से ज़्यादा काम लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव काइंड ऑफ टेक्निक हो जाती है जब आप पार्टनर को संभालने में आ जाते हैं। तो बिकॉज केतु इज समबडी जो कि हेडलेस प्लानट है। ओके, सो ओवरऑल राहु इज़ अ गुड प्लानट, लेकिन उसको मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। अदरवाइज बहुत इंटेलेक्चुअल और स्मार्ट पर्सनालिटी बना देता है जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है। तो अच्छा, सेकंड हाउस की बात करें तो मुझे यहाँ तक ये लगता है कि सडन गेन, सडन लॉस, देन ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ हाउस कि आपको पैसे अर्न करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप पैसे कमाएंगे, आपके पास पैसा होगा, लेकिन एक एज के बाद होगा। आपको हर्डल्स बहुत आएंगे, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मनी सेविंग्स करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी स्टार्टिंग के पीरियड में। लेकिन जब आप एक लेवल क्रॉस कर लोगे ना 36 38 के बाद, तो वो एक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे एक जुड़ाव आ जाएगा आपकी लाइफ में कि बर्ड्स बहुत सारे हैं। आज मैंने वो गेहूँ डाली है, सो दे आर वेरी हैप्पी नाउ।
दे कॉलिंग ऑल देयर मेट्स कि आओ थोड़ा खाते हैं गेहूँ एंड ऑल सीरियल्स. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे ईटिंग. सो सेकेंड हाउस में राहु थोड़ा सा परिणाम इस तरीके का देगा कि हर्डल्स के बाद एक सफलता, स्पेशली वेल्थ एक्यूमुलेट करने में. ओके लेकिन आप हमेशा एक ऐसे इंसान रहेंगे कि अगर दुख भी हो, गम भी हो, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी हो तो आप मोटिवेट करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे किसी को. तो सेकेंड हाउस का राहु कहीं ना कहीं एक जैसे वाणी का एक प्रभाव छोड़ता है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन जाते हैं. अगर मून की प्लेसमेंट आसपास हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उसके अलावा भी अगर मून का आसपास फेज होता है तो दैट इज़ गुड. मैं एक चीज़ अगर कहूँगी, साथ में बैठा प्लैनेट उस प्लैनेट को एनहांस ज़रूर कर देगा, उसकी पावर को. इट डिपेंड्स कि डिग्री क्या है, नक्षत्र कौन सा है. बट उसके अलावा जो चीज़ होती है वो होती है कि साथ बैठा जो प्लैनेट है वो कितना ज़्यादा वाइस है, कितना इंटेलेक्चुअल है, और कितनी उसकी आगे जाने की पावर है, कितनी क्षमता है. ओके सो राहु इन द थर्ड हाउस. सो थर्ड हाउस का जो राहु है वो आपको सबसे पहले हार्ड वर्किंग बना देता है, लेकिन एक एज के बाद. लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा डरपोक ज़रूर बनाता है. आप ऐसे होंगे जैसे होते हैं ना कुटिल से लोग, कि मतलब दूसरों से काम करवाना है लेकिन खुद पहले काम नहीं करना है. तो पहले काम नहीं करना है. एंड कहीं पे भी मैंने ये चीज़ नोट की हुई है, राहु जब थर्ड हाउस का होता है तो एक टाइम पे वो इंसान शुरू के टाइम पे दूसरों से ज़्यादा काम लेता है, दूसरों से ज़्यादा काम करवाता है. खुद काम ना करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक एज के बाद जब एक पोजीशन हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपके प्लानिटरी पोजीशन कैसे हैं. लेकिन थर्ड हाउस का राहु मोस्टली बहुत ही कुटिल है, समझदार मैं कहूँगी, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है. एंड थर्ड हाउस राहु इज़ ऑल अबाउट लाइक ऑल्सो कि वाणी में थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मैं देख सकती हूँ. जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन करूँ, अगर मैं देखूँ इसको कि अगर आप फॉरेन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाते हैं, तो अगर आप फॉरेन में अगर सेटलमेंट आपकी होती है थर्ड हाउस से, क्योंकि सेकेंड हाउस वहाँ पे आपका 12th का पड़ता है, तो थर्ड और सेकेंड का जो कॉम्बो है, क्योंकि ज़्यादातर उच्च के जो माने जाते हैं और ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स माने जाते हैं राहु के, वो थर्ड और सेकेंड हाउस के बहुत अच्छे माने जाते हैं. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि राहु पहले काम ज़रूर करवाता है. आपको मनी दे देगा लेकिन आपको संभालना नहीं आएगा. आप संभालोगे नहीं तो फिर आगे काम कैसे चलेगा. तो वहाँ पे पहले उस चीज़ को वो आपको लायक बना देता है, एंड देन लायक बनाने के बाद आपको वो सब चीज़ दे देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है. देन हमारे पास फोर्थ हाउस का राहु आ जाता है. तो फोर्थ हाउस का राहु यहाँ पे आपको एक साइड में मैं बोलूँ तो जैसे अगर 10th में अगर राहु जिसका माना जाता है, तो वो एक स्ट्रांगली मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स वगैरह में ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ देता है. लेकिन अगर फोर्थ हाउस का राहु होता है तो हो सकता है कि उसकी फैमिली में ही कोई पॉलिटिक्स में ऑलरेडी पहले से हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो इंसान पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है. एंड लेकिन उसको जाना पड़ता है, नहीं पड़ता है, दैट डिपेंड्स कि उनकी प्लानिटरी पोजीशन आगे किस तरीके की है. लेकिन उनको सुख बहुत होते हैं, दे हैव दैट काइंड ऑफ सुख, लेकिन दे नॉट हैप्पी, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में एक ऐसी फीलिंग के साथ है कि उसके पास चीज़ें हैं भी, लेकिन इट्स सेम कि उसको एक फ्री बर्ड की तरह यहाँ जाना अच्छा लगता है. जैसे एक पोजीशन होती है ना किसी एक प्लैनेट की, पापा ग्रह की, कि उसको हर एक फील्ड में जाना है, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ काम करना है, हर एक के पास जाना है, हर एक नेबर के घर में देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो एक घर के स्थान पे रहकर राहु कभी एक ऐसी पोजीशन नहीं ले पाएगा कि बहुत सुख से रहे, बहुत कंफर्ट में रहे, क्वीनली मैनर में रहे. नो, उसको हर एक फॉर्म में आना है. जस्ट लाइक एरो कार्ड में फुल एनर्जी है एक मन मौज प्लानट के तरीके से, तो वहाँ पे वो दिक्कत ज़रूर देता है. सो पॉलिटिकली इट्स ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आपको बैठे बिठाए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. बट एक होता है ना कि आप लाइफ में थोड़ी कंफर्ट जोन से बाहर जैसे निकलना चाहते, तो इसलिए कंफर्टेबल जोन नहीं होता है राहु का. दैट इज़ वाई फिफ्थ हाउस में राहु जब होता है तो एक फेम को आकर्षित करने के लिए मेहनत करवाता है, आपको प्रसिद्धि लाने के लिए मेहनत करवाता है. आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं तो उसके लिए मेहनत करवाता है. आपको लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसके लिए जो राहु होता है वो आपको बहुत ज़्यादा कामों के लिए प्रेरित करता है. अब राहु अगर फिफ्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आपके जो फर्स्ट चाइल्ड हो या सेकंड चाइल्ड हो थोड़ी वीक निकले,
या ज़्यादा पर्सनालिटी वाली ना निकले। इट डिपेंड्स कि बाकी प्लानेटरी कंपोजिशंस आपके कैसे हैं। बाकी राहु अगर फिफ्थ हाउस में है तो आपको एक इस तरीके का इंसान बना देगा जो बहुत ही क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, लेकिन उसको चाह बहुत है लाइफ में कुछ करने की। अब उसको चाह तो है, लेकिन इन द एंड वो किस तरीके का हो जाता है, एक लैकिंग पोजीशन में आ जाता है कि ये है तो है, पर इसके बाद क्या, मतलब इसके बाद क्या करूँ क्या करूँ। एक कंटेंटमेंट हो जाती है। जबकि एक होता है कि वो चीज़ पा तो ली, लेकिन उसके आगे क्या। बस एक राहु एक वहीं पर ये एक दुख में ले आता है एक पोजीशन को, दुख में कहूँ या फिर लाइक है क्यों है, मैं क्या करूँ इसका। सो ही इज़ लाइक कि उसके पास मनी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो एक बड़े सादे सवरे से एरिया में रहता है। उसको बच्चे पसंद होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उसका जो एक कनेक्शन होता है बहुत ही एक स्ट्रॉन्गली एक चतुराई वाला कनेक्शन होता है। मतलब उनको बच्चों के साथ इस तरीके का डील विद करना होता है कि उनको वकील बना दो, 10 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को। ऐसी कम्युनिकेशन वाले जो इंसान होते हैं, मैंने फिफ्थ हाउस के बहुत देखे हुए हैं राहु के। मतलब उन बच्चों को थोड़ा सा क्लेवर बना देना। जैसे होता है ना कि वो बैड टीचर एक कैमरून डियाज की है, तो उस तरीके का एक चीज़ बना देना, मतलब बच्चों के साथ अगर मैं देखूँ। और क्रिएटिवनेस में भी इसी तरीके का काम है, चाहे करियर हो चाहे जॉब हो, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो तो उसमें किस तरीके का काम करना। तो एक फिफ्थ हाउस का जो है राहु, वो मुझे कैमरून डियाज की बैड टीचर याद आ रही है। सो इफ़ यू वांट टू नो वॉच दैट मूवी। ओके, सो सिक्स्थ हाउस का राहु। सो सिक्स्थ हाउस का जो राहु है वो लाइफ में आपको विनिंग ज़रूर देता है। सपोज करो कि सिक्स हाउस का राहु 10th हाउस में बैठ गया है, ठीक है। अब 10th हाउस का राहु भी आपको बिजनेस में भी अच्छा दे सकता है, क्योंकि अब शनि का है वो घर वैसे, पर अगर राहु बैठ गया है तो एक टाइम पे देगा आपको, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा वो चीज़ बना देगा। साथ में वहाँ का बैठा हुआ राहु अगर तीसरे या छठे स्थान के साथ हो, क्योंकि मरकुरी एक ऐसा प्लानट है जो सबके साथ बना के रखता है। एंड मरकुरी इज़ लाइक अ प्लानट जो कि बौद्धिक क्षमता में एक क्लेवरनेस है उसकी। सो उनके साथ राहु हमेशा एक अच्छा बैलेंस बना लेते हैं, वीनस के साथ भी, शनि के साथ भी। बट अदर प्लैनेट्स, येस देर इज़ काइंड ऑफ एक कंफर्ट लेवल नहीं बन पाता है, दैट्स इट। सो सिक्स्थ हाउस में जब राहु होता है, सिक्स्थ हाउस में राहु एक एनिमी जोन में जब वो जाता है तो वहाँ बहुत मस्त रहता है। मतलब अगर आप वकील हैं, अगर आपका राहु सिक्स्थ में है, एंड इतना ज़रूर आप देख लेना कि उन लोगों के आसपास के जो एनवायरनमेंट के जो लोग होते हैं ना, जो फ्रेंड जोन होते हैं या तो गूंज होते हैं। इट्स नॉट लाइक गूंज इन द सेंस लाइक गुंडे नहीं होते हैं आजकल, गुंडे हैं भी नहीं भी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से ऑन कमेंट ऑन दैट। बट ऐसे लोग जो बहुत ही शातिर हैं, जो कि बहुत तेज़ होते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, सो जो बहुत तेज़ होते हैं, जो बहुत शातिर होते हैं, जिनको एक क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों के साथ दोस्ती हो जाना और ऐसे ही बनना, ऐसे लोग खुद भी वैसे होते हैं और उन लोगों का गुरु बनना, ज़्यादातर मैंने ये देखा हुआ है। 9th हाउस का राहु भी वही चीज़ बताता है, लेकिन 6th हाउस का राहु बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ बताता है। और 6th हाउस अगर 10th हाउस में हो जाए तो आई थिंक लीडर इम्पैक्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा निखर के आता है। सो 6th हाउस का राहु आपको, अगर 6th हाउस का राहु है तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड प्लेसमेंट, क्योंकि पापक ग्रह पापक हाउस में ही है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में चाहे अच्छे लोग हों बुरे लोग हों, उनके साथ आप बैलेंस बनाना जानते हो। यू नो हाउ टू बैलेंस वेरी वेल, एंड कि आपको बैलेंस किस तरीके से बनाना है। और आपको अच्छे से पता है कि लाइफ में जब आप बैलेंस नहीं भी बना पा रहे हो तो टैकल किस तरीके से करना है अगर कुछ नहीं होता है तो एंड में। तो वहाँ पे एक शातिरता राहु जो है बहुत ही स्ट्रांगली दे देता है। वहाँ पे विनिंग होती है हर एरिया में। अगर आप कोर्ट केसेस में चले जाओ तो यूजुअली अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि वो इंसान अगर वकील बन जाए, इस एरिया में चला जाए, तो दैट्स अ गुड पोजीशन, दैट्स अ गुड लाइफ। देन आपका राहु आ जाता है 7th हाउस में। सो 7th हाउस का राहु, 7th हाउस का राहु आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन
जो है आपकी पार्टनरशिप और आपका मतलब आपके स्पाउस के साथ एक 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 वे डील करने का, आपकी पार्टनरशिप किसके साथ है आपकी लाइफ में। अगर मैं ये कहूँ कि आपका हस्बैंड कैसा होगा, या फिर आप किस तरीके के आपका रहन सहन, आपकी जो वेयरिंग सेंस है, और आप किन लोगों के साथ अपना एक दोस्ती यारा कनेक्शन, जो कि एक फ्लिंग भी, मैं आई डोंट नो मैंने फ्लिंग ऐसा क्यों कहा, बट वो एक कनेक्शन भी मैं यहाँ पे देख पाती हूँ। ऐसे तो फिर फिफ्थ हाउस भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, बट सेवन्थ हाउस भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर वीनस से मैं एक कनेक्शन बनाना चाहूँ तो सेवन्थ हाउस का राहु आपको, यूजुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवोर्सेस के चांस, डिवोर्स इन द सेंस मे बी इफ़ यू आर स्पिरिचुअल देन आपकी या तो कुछ ना कुछ एक सेपरेशन मैं कहूँगी, जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वहाँ पे भी एक सेपरेशन ही होता है। जैसे सपोज करो हस्बैंड और वाइफ में से अगर एक नेवी में है, अगर दूर जाना पड़ रहा है उसको, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेपरेशन। सो दूरी, मैं एक चीज़ देख पाती हूँ यहाँ पे, एक कनेक्शन यहाँ पे कट होता है क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। मतलब एक लाइफ आपकी घर की है और एक लाइफ आपकी बाहर की है, यानी कि आप अपनी लाइफ को छुपाना बहुत अच्छे से जानते हो और अपनी लाइफ को एक अलग जोन में लेके चले जाते हो। सो ये जो राहु होता है ना, ये यहाँ पे ये बताता है सेवन्थ हाउस का। और यहाँ पे प्लीज़ मैं इस पोजीशन में ये देखती हूँ कि अगर कोई साथ में प्लानिटरी कॉम्पोजिशन है तो वहाँ पे आप देखकर सोच समझकर पार्टनरशिप कीजिए, वेडिंग कीजिए, बिकॉज राहु इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ आपकी। ओके कि आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, क्या तकदीर होगी। तो मैं ये चाहूँगी कि जब भी ऐसा कुछ हो तो लेट अगर शादी करें तो वो अच्छा पोजीशन रहेगा। लेट इन द सेंस अगर आफ्टर 35, आफ्टर 32, ये एक पोजीशन होती है आफ्टर 30। सो येस, फॉर दोज पीपल आई फील लाइक येस, ये अच्छा एक टाइम होता है। सो राहु इन द 8th हाउस, राहु इन द 8th हाउस में कभी कभी कुछ लोगों ने मुझे ये बताया भी और देखा भी है मैंने यूट्यूब पे कि उनको डिप्रेशन, एनजाइटीज़ या फिर और भी ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं आपके लाइफस्टाइल के साथ, जो कि बहुत ही अकेलापन, या फिर अकेलापन नहीं भी तो अपने आप से लड़ना, अपने आप से ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना। लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ रिसर्च हाउस, और राहु रिसर्च हाउस में बहुत अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजर्स का मैंने हाउस देखा है। वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी ब्रेव, वेरी वेरी कूल पर्सनैलिटी। आई थिंक अगर राहु 8th हाउस में है तो फिर आपको अकेलेपन के साथ लड़ना सिखा देता है, आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है उस वहाँ सिखा देता है। अचानक से आपको सडन सरप्राइजेस, क्योंकि सडन सडन अगर दोनों सडन सडन, 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन इवेंट्स और राहु इज ऑल्सो सडन। सो अगर दोनों कॉम्बिनेशन वहाँ बैठते हैं तो हो सकता है कि सडनली कोई लॉटरी लग जाए, सडनली कोई लाइफ में अचानक से कोई इंसान आ जाए, लेकिन जाना नहीं चाहिए। आई होप लेसन्स आर डिफरेंट बट पेन इज़ पेन, सो हर्टफुलनेस नहीं होनी चाहिए। सो 8th हाउस का राहु आपको एक सडन मिस्ट्रीज़ के साथ, एक अपनी लाइफ को रिसर्च के साथ, अपनी लाइफ में कुछ नयापन के साथ, और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में ना आफ्टर मैरिज एक सडन एक वेल्थ अक्यूमुलेशन बहुत एक स्ट्रॉन्ग दिखने के चांसेस होते हैं राहु के, जब 8th हाउस में प्लेस्ड होता है। तो राहु इन द 9th हाउस आपको एक तो फॉरेन एक्टिविटी के साथ बहुत स्ट्रांगली जोड़ देता है। फॉरेन प्लेसमेंट्स, आपका अपना ही एक कल्चर होता है, धर्म होता है। आप कोई भी चीज़ क्रिएटिवली करना चाहते हो, क्योंकि 9th एस्पेक्ट तो 5th हाउस पे ही होता है। सो कोई भी काम करो क्रिएटिवली करोगे, गेन हो ना हो ना हो अगेन, लेकिन you want to do something, you really want to do something in life, and it depends also कि आपको गेन कितना होता है। डिपेंड्स 5th हाउस में कौन है या 11th हाउस का कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। एक फॉरेन कल्चर के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फॉरेन डीलिंग्स, देन फॉरेन टूर्स, हो सकता है कि
आपका जो कल्चर है वो, आप जिस कल्चर में हो आप उससे ज़्यादा कोई और कल्चर में जाना पसंद करो या फिर कोई और कल्चर बनाना चाहो, देन आपका 9th हाउस आपको रिलीजन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंटली सोचने में मजबूर कर देता है. ओके, एंड देन इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्रेट प्लेसमेंट कि अगर आपके हायर एजुकेशन के लिए मैं देखा जाऊँ तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. अकल्ट नॉलेज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. एक किस्मत का दरवाज़ा कहते हैं 9th हाउस को. अगर राहु वहाँ बैठ जाता है तो सडनली कुछ भी कर सकता है, सडनली कोई भी काम आपको दे सकता है. ओके, सो 10th हाउस में राहु एक अच्छी प्लेसमेंट, अगेन मैं बोलूँगी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10th हाउस का राहु एक अच्छी प्लेसमेंट है. इट डिपेंड्स, आपका 10th हाउस में राहु है, अगर शनि साथ में बैठ गया है तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बना सकता है आपको. अगर साथ में मरकुरी बैठ गया तो फिर स्ट्रॉन्ग अगेन बिजनेसमैन बना सकता है आपको. आपको सरकारी नौकरी भी दे सकता है अगर मरकुरी साथ में है तो. एंड एक वेल सेटल्ड लाइफ, एक प्रॉमिसिंग लाइफ आपको दे सकता है. अगर राहु अकेला बैठा है सो आपको ये देखना है कि इसके नेक्स्ट हाउस में कौन बैठा है, क्योंकि जो भी प्लैनेट इसके नेक्स्ट हाउस में बैठेगा वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देगा. ठीक है, सो मेक श्योर कि जो भी आप कर्म करो, जो भी आप अच्छी चीज़ करो, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में याद रहे कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी वास्तविकता के साथ आगे बढ़े हो, कुछ अच्छा ज्ञान हासिल किया है. तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जब आपको मिलती हैं तो आप उनके साथ क्या सीखते हो, क्या समझते हो, तो वो सारे की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. तो 10th हाउस इज़ समथिंग लाइक दैट. 9th हाउस में भी वही चीज़ है. देन आता है आपका 11th हाउस, वही कर्मों का फल कि आपको मैसिव जो एक कर्म है 11th हाउस लाइक फुलफिलमेंट, सर्डन फुलफिलमेंट, सर्डन आपको हर चीज़ मिल जाना. बट आफ्टर मैरिज ये मैंने बहुत स्ट्रांगली देखा है, आफ्टर मैरिज स्ट्रांगली. एंड राहु इज़ अ प्लैनेट कि अगर अकेला रहे तो मनमौजी है, किसी के साथ रहे तो कुछ उस तरीके से बनकर, उसके साथ रहकर कोई फ़ायदा निकाले. राहु इज़ समथिंग लाइक दैट. और 12th हाउस का राहु हमेशा फॉरेन एलिमेंट्स को याद करता है, हमेशा एक फॉरेन कल्चर में रहना पसंद करता है, फॉरेन डेस्टिनेशन. तो 12th हाउस इट्स ऑल अबाउट योर कनेक्टिविटी विद फॉरेन एलिमेंट. आपका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है फॉरेन डेस्टिनेशंस में, फॉरेन एलिमेंट्स में, आप कितनी सेवा कर सकते हो, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आपके ड्रीम्स किस तरीके के आते हैं, आपका एंसेस्ट्रल जो एक ब्लेसिंग है आपको लाइफ में कितनी स्ट्रॉन्ग मिली है. सो राहु उसको भी रिप्रेजेंट करता है. एंड राहु इट्स ऑल्सो काइंड कि 12th हाउस में ऐसे कहते हैं कि कुछ हाउसेस में राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती, उनमें से 12th भी एक है. बट 12th, 6th और 8th ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पे अगर राहु हो तो अच्छा ही है, क्योंकि जो पापक और जो बैड हाउसेस जिनको हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, अगर वहाँ पे राहु वहाँ पे प्लेस्ड है तो मुझे तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन लगती है. सो इट्स अ ग्रेट प्लेसमेंट अगर राहु वहाँ है तो. एंड ओवरऑल मैं और बात करूँ तो राहु इज़ समथिंग जो कि आपको नेचर वाइज कुछ अच्छा प्रेजेंट करते हैं. सो यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई वे, जहाँ पे मैं राहु को किस तरीके से देखती हूँ अपनी लाइफ में, और राहु किस तरीके से जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है वो राहु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा उसमें एबिलिटी है आपको ग्रो करवाने की, आपको किस तरीके से काम करवाने की. बिकॉज राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं पे भी बैठे आपके हाउसेस में वो आपसे काम करवाता है. ओके, आपको काम कराना सिखाता है, आपको ये नहीं सिखाता कि आपको एक जगह बैठना है, आइडल बैठना है. नो, अगर आपका राहु 10 से लेकर 20 के बीच का है तो आप मान के चलिए कि आपको इस पीरियड में वर्क करना ही करना है. एंड यू विल डू दैट. आपको एक नई राह मिल जाएगी, आपको काम नहीं भी माना तब भी करना ही पड़ेगा. एंड इट्स लाइक अ पोजीशन जहाँ पे आप फिर खुश हो जाओगे कि येस आई एम डूइंग समथिंग इन लाइफ. सो राहु यहाँ पे एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ होता है जहाँ पे भी किस हाउस में भी हो. इट जस्ट कि आपका नेचर और आप से राहु क्या करवाना चाहता है. एंड नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नक्षत्र आपके असेंडेंट लॉर्ड के साथ मैच करता है तो वो एक, अगर वीनस का सपोज करो बनता है नक्षत्र, तो इससे बेस्ट पोजीशन कोई नहीं हो सकती है. तो वही पोजीशन आपको लाइफ में
और जैसे सपोज़ करो कि अगर मून आपका पहले आ चुका है राहु की महादशा से पहले, या फिर उसके बाद अगर जुपिटर आना है, तो वो पहले ही आपको एक तैयारी करवा देते हैं कि येस इस टाइम पे आपने इस तरीके से बनना है। सपोज़ करो आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो उससे पहले आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल होना, परमात्मा में ध्यान देना, कुछ चीज़ों को मानना, अंडरस्टैंड करना, तो वो पहले से ही आपका काम शुरू हो जाता है। सो राहु इज़ काइंड ऑफ अ प्लैनेट जो आपसे काम करवाता है, आपको लाइफ में कुछ बढ़ाता है, करवाता है। योगा 12th हाउस से बहुत कनेक्टेड है, दैट आई फेल्ट लाइक आई वुड से। सो येस, और हमेशा अपने नवमांश को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो नवमांश होता है आपका, वो आपकी लाइफ में आपको एक जो फ्रूट्स होते हैं रियल, वो क्या है एक्चुअल में कि मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। वैसे तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं राशि चार्ट से पहचान लेते हैं, बट एक्चुअल में क्या मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि नवमांश में किस तरीके से प्लेसमेंट पोजीशन है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट आई रियली वांटेड टू से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू कमेंट इट। एंड अगर कुछ नहीं समझ आया हो राहु के बारे में, बिकॉज मैं इसके बाद केतु की बात करूँगी, सो सी यू फॉर दैट वीडियो। एंड जो सीरीज़ हैं वो कंटिन्यू फॉर्मेशन में ही रहेंगी। सो राहु का आज मैं थोड़ा सा मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बताना था, और मेन उसका यही था कि आपको काम करना है लाइफ में जस्ट बी पॉजिटिव एंड हमेशा ट्राई करो कि अपने आप को ऐसे मत करो किसी को, क्योंकि बाकी उंगलियां आपकी तरफ हैं। सो दैट मीन्स कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको। आप एक तो कर रहे होंगी वहाँ पे, लेकिन आपको उससे 3 गुना ज़्यादा काम करना है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, बाकियों को बाद में। मतलब आप पहले अपने आप को देखो, आर यू फाइन? इफ़ यू आर फाइन देन इट्स ओके सेइंग टू अनदर पर्सन। सो ये थोड़ा सा एक गाइडेंस था आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ डू कमेंट एंड हरे कृष्णा।